नमस्कार दोस्तों। बहुत 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 धन्यवाद रजत अतुल भाई, आ गया। थैंक यू सो मच। ठीक। सब सभी एफपीआरटी के सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सुबह उठ के आना, इसका मतलब ये तो वो है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले, जैसे कि हमारी अपनी परंपरा है कि हम लोग शेयरिंग से शुरू करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि किसी के पास कुछ अच्छी शेयरिंग हो तो वो जरूर करे। क्योंकि शेयरिंग से जब कोई एक आदमी शेयर करता है तो सारे हजारों लोगों को वो एक आइडिया मिलता है और वो लाखों लोगों की जिंदगी को कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास भी कोई अच्छी शेयरिंग हो, प्लीज जरूर करिएगा। क्योंकि शेयरिंग से आपको जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर होते हैं, और शेयरिंग से लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी भी कोई अच्छी शेयरिंग है तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे। ತಡಬೇಕೈತೆ ಕಿರಾಕಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು है किसी का? अंजना। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ये वीवो V2225 कौन है भाई? अंजना जी बोलिए आप। सर नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग। सर सबसे अच्छी शेयरिंग है कि मेरा 15 जुलाई को मेरा एमडीआरटी कंप्लीट हो गया है 2026 का। और सर बीच में मुझे लगने लगा था कि काम नहीं है, मगर एफपीआरटी के कॉन्टिन्यूस सेशन अटेंड करने से मुझे लगा कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। वास्तविकता में मैं फील्ड में नहीं जा रही हूँ, फील्ड में जाना शुरू किया और काम तुरंत आना शुरू हो गया। तो कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, तो ये सब प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है या आप लोग का जो सेशन चल रहा है एफपीआरटी, इससे हम लोग के अंदर जुनून फिर से आ जाता है और हम लोग फिर से मार्केट में काम करने लगते हैं। तो इसलिए एफपीआरटी को बहुत बहुत शुक्रिया कि जहां मैं भूल गई थी कि काम, मुझे लगा काम नहीं हो रहा, मगर मैं कर नहीं रही थी, ये एहसास कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजना जी, कोई ऐसी शेयरिंग करना चाहेंगे जो और लोगों को भी मोटिवेट करे? आप कौन से क्या किस कंसेप्ट पे काम कर रही हैं? आप क्या लोगों से बात कर रही है? थोड़ा सा आप जब अच्छे से कुछ बताएंगे तो शायद लोगों को भी हेल्प मिलेगी, उनको भी आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने टू यूलिप और जीवन उत्सव जीवन उत्सव प्लान पे काम किया। जीवन उत्सव का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सी ऑप्शन। जब मैं फ्लेक्सी ऑप्शन चूज करती हूँ, रेगुलर इनकम की तरफ बताती जरूर हूँ, उसमें से रेगुलर इनकम 1 साल रुक के बताती हूँ। जैसे कि इसमें 16 साल पेइंग टर्म है, उसको मैं 15 साल के पेइंग टर्म पे ले जाके बताती हूँ। तो व्यक्ति को जो 16 17, जैसे पहले 17 18 वेट करेगा, तो वो 16 17 ही वेट करता है। और 18 में जब पैसा मिलने की हम बताते हैं, तो 18 में जो पैसा है पूरा नहीं निकलवाते हैं, कुछ पोर्शन उसका हम लोग उसमें छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि वो पैसा जो है जब 5% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बढ़ता है, तो वो उसके रिस्क कवरेज में काम करता है। मगर उमंग से बेटर कैसे बता सकते थे? उमंग जैसे जिसको उमंग दे दी हमने। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसा जो उन्होंने कहा कि उमंग का प्रीमियम जब लिया था उन्होंने, बिजनेसमैन क्लाइंट को 6 6 लाख का 10 10 12 12 लाख रुपए लिए थे। बोले मैडम, साल 2 साल बाद बोले कि नहीं मैडम, अब हम इतना बड़े प्रीमियम को चला नहीं पाएंगे, इसको बंद कर दीजिए या प्रीमियम रिड्यूस कर दीजिए। उस समय हमने देखा कि 2 साल अगर उमंग को हो गया सर, तो वो पेटर वैल्यू एक्वायर कर लेता है। उमंग 2 साल के बाद पेटर वैल्यू एक्वायर कर लेता है। और उनका प्रीमियम रिड्यूस करने के लिए हमने उनको पोर्टेबिलिटी का एक ऑप्शन उस समय के रूप में दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो आपने जैसे बोला कि भाई ये एफपीआरटी की बात है, एफपीआरटी सेशन अटेंड करते रहते हैं और इसी वजह से हमें मोटिवेशन बना रहता है। आप हमारा जो जो ये पर्पस है एफपीआरटी बनाने का, वो पर्पस ही ये था कि जो लोग ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे, कहीं और नहीं अटेंड कर पा रहे, या किसी भी रीजन से, वो लोग हमारे इस सेशन से करें। और हम लोगों को सच में जब आप लोगों की ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो हम लोगों को सच में लगता है कि हम लोग सही कार्य कर रहे हैं, हम लोग राइट डायरेक्शन में हैं। आप लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही विनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एफपीआरटी से जोड़िए। और जी सर। जितने ज्यादा लोग एफपीआरटी से जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में प्रोफेशनली तरीके से काम करेंगे, तो उस तरीके से हमारी जो ये कम्युनिटी है, इंश्योरेंस कम्युनिटी है, इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इसकी कोई वैल्यू बढ़ेगी। थैंक यू सो मच अंजना जी, आपको बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं एमडीआरटी की। थैंक और यू मैं अंकल। आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ सीओटी के लिए। आप जल्दी से जल्दी सीओटी करके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू। और किसी की शेयरिंग है क्या?
राजेश जी एक बारी मुझे नहीं। बताना कि वो हमारे हरी आज जी के स्पीकर आ चुके हैं क्या? नहीं आए, अभी फोन करने जा रहा हूँ उनको। अच्छा, अरोड़ा सर नहीं आए अभी तक? नहीं आए। वो तो बहुत पंचुअल है, वो तो बहुत ज्यादा पंचुअल है ऐसा तो। मैं फोन करूँ, अच्छा आप एक बारी करना। आप एक चलो मैं करता हूँ, आप इतने एक बारी और एक कोई नहीं, किसी की शेयरिंग नहीं है तो आज हमारे पास बहुत दिनों के बाद एक ऐसा चेहरा है जो रणवीर शर्मा जी के नाम से जाना जाता है और पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कोई ऐसा क्या ऐसा कोई शख्सियत, ऐसा कोई एडवाइजर नहीं होगा जो उनको उनके नाम से ना जानता हो। मैं चाहता हूँ आज इनकी प्रेजेंस बहुत दिनों के बाद हुई है, तो पहले तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एफपीआरटी में, और फिर दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दो चंद शब्द जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ सर, आप अनम्यूट पे प्लीज। हाँ जी, नमस्कार। मैं हाँ जी। एक्चुअल में ट्रेन में हूँ तो ज्यादा जोड़ नहीं पाऊंगा। है दिल्ली जा रहा हूँ मैं क्या कर मीटिंग बेटे? के लिए में। और जी, हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी हाँ बताइए सर, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप दिल्ली आ रहे हैं पता लगा हमें। हाँ हाँ, दिल्ली में आ एक्चुअल रहे हैं सिग्नल सिग्नल प्रॉब्लम भी है ट्रेन में। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा आज जो है आपको। बहुत कुछ चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगा। और रही बात एफपीआरटी के प्रचार प्रसार की, तो मैं कुछ दिनों से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था। लेकिन आज से मैं अपने सभी लियाफी के ग्रुप्स में और इसमें उसमें लोगों को जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो 100 उसको ये क्योंकि आपकी 100 की सीमा है, तो वो मुझे खबर मिलती है कि वो ज्वाइन करते करते क्या कर हुआ? नहीं पा क्या हुआ? कर नहीं। आपको चाहिए? आपको चाहिए? तो सत्यनारायण जी म्यूट कर लीजिए। जरूर सुनते हैं, है ना। नहीं मैं एक्चुअल में नहीं। डिस्टरबेंस है यहाँ पे, है प्लीज क्षमा चाहता अतुल जी, हरीश जी आ चुके हैं। पहले तो ये बताओ ये आवाजें किसकी आ रही हैं? कुछ तो ट्रेन से आ रही थी, कुछ हेलो। सत्यनारायण जी की तरफ से आ रही थी, सबको म्यूट कर दिया। यार देखो सब लोगों को थोड़ी सी, और ये अजय त्यागी भी शायद अभी अनम्यूट में है, इनको बोलिए म्यूट में रहेंगे प्लीज। अभी ना सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को जब आप लोग कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि यदि डिस्टरबेंस होती है तो खाली एक मतलब पूरा सेशन में डिस्टरबेंस रहती है, और दूसरा जो स्पीकर जो बात कर रहा होता है वो अपनी बात को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो वो एनर्जी से बात कर रहा होता है वो एनर्जी लो हो जाती है। तो और किसी की कोई शेयरिंग है क्या भैया? अरोड़ा जी आ चुके हैं। अरोड़ा जी आ चुके हैं। एक डिजिटल हेल्थ वन प्लस कोई है? ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपना नाम, यदि आपका नाम रामलाल है तो भी बहुत अच्छा है, श्यामलाल है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वन प्लस तो नाम हमारा चाइनीज नाम है, ये तो नहीं होना चाहिए, है। तो प्लीज अपना कोशिश कीजिए कि इतना हाँ ये शिवजी संजीव साहू साहू जी सर। बोलिए, अनम्यूट संजीव करके जी बोलिए। आप प्लीज अपना अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना कैमरा ऑन करके बात कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, अनम्यूट करिए संजीव जी, शिव जी अनम्यूट करिए। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। शिव साहू जी, हाँ जी हाँ जी, आप आपको अपना कैमरा भी ऑन करके बोलिए प्लीज। वो साहब नहीं बोलना चाहते हैं, हरीश जी को बुलाइए, आ चुके हैं वो। चलो ठीक है। एक विकास भारद्वाज जी की एक लास्ट शेयरिंग लेकर के हम फिर आगे सीधा आज के स्पीकर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज जो स्पीकर है ये हम लोगों का, सब लोगों का ये एक मतलब हम लोग फॉर्चुनेट समझते हैं अपने आप को कि हम इतनी बड़ी शख्सियत को अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने में यदि समर्थ है, तो मैं इसमें भगवान का बहुत आशीर्वाद तो मानता ही मानता हूँ। उसके साथ साथ ये भी मानता हूँ कि यहाँ जो आज के स्पीकर हैं वो
इतने डेडिकेटेड है जो अपनी इंडस्ट्री को लेकर के कि वो सबको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। मैं उनको लाने से पहले बस एक लास्ट, विकास भारद्वाज जी का डिजिटल हैंड रेज है, तो मैं पहले तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने डिजिटल हैंड रेज करना सीख लिया। थैंक यू सो मच विकास भारद्वाज जी। आप इसके सर बाद सर हम मैंने बोला है, सिर्फ वो ये है कि मैं एफपीआरटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, राजेश करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे है ना हाथ खड़ा करना, डिजिटल हैंड खड़ा करना सिखाया। सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। यस सर। मैं आज अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के स्पीकर को विधिवत आमंत्रित करता हूँ। जो आज के जो स्पीकर हैं उनका नाम श्री हरीश अरोड़ा जी है। और ये मेरे ख्याल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यदि किसी ने कुछ थोड़ा सा भी टाइम यदि इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में यदि स्पेंड किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी एडवाइजर ऐसा होगा जो हरीश अरोड़ा जी को उनके नाम से ना जानता हो। ऐसा मुझे लगता नहीं है। हरीश अरोड़ा जी की जो हिस्ट्री, वो जो अपनी जो जर्नी है, वो बड़ी बड़ी ऐसी है, मोटिवेटिंग अच्छा जर्नी सही है। है। कौन आगे नया, बहुत ही मोटिवेटेड जर्नी है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर के साथ, उनकी ग्रोसरी शॉप थी, उसको ज्वाइन किया। एजुकेशन पढ़ते 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 अपने फादर को काम में भी हाथ बढ़ा रहे थे। और 20 साल की उम्र में उन्होंने एसबीआई बैंक को ज्वाइन किया। एच बैंकर हैं हमारे हरीश अरोड़ा जी। और उसके बाद जब उन्होंने थोड़े से टाइम जब बैंक की नौकरी करी, तो ऐसा किसी टाइम पे उनको ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर हिम। तो उन्होंने 1987 में 1987 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एजेंसी का अपना जर्नी शुरू करी। 98 में उन्होंने अपने फर्स्ट एमडीआरटी क्वालिफाई करी लुधियाना डिवीजन से। उसके बाद वो 2009 से कंटिन्यूस एमडीआरटी रहे, फिर सीओटी मेंबर रहे। 2018 में वो लुधियाना से, पंजाब से पहले टीओटी एडवाइजर बने। अब तक वो 7 बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ टीओटी कर चुके हैं। स्टार हेल्थ के साथ भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वहां के भी एक जो सीईओ क्लब जो होता है उसके मेंबर हैं। और उसके अलावा जो आज सब लोग, ये जितने भी लोग हैं, आज ये चैट बॉक्स भर देना, जो बात मैं अब बोल रहा हूं उसके बाद, वो एलआईसी का जो टॉप क्लब है, एलीट क्लब, जो एलीट क्लब है, जिसमें सिर्फ पहले 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैट बॉक्स भर दीजिए इस बात के ऊपर कि आज हमारे पास जो स्पीकर है वो एलआईसी के जो पहले टॉप 16 एलीट क्लब मेंबर्स में से एक मिस्टर हरीश अरोड़ा जी है। मैं उनका एफपीआरटी के मंच पे बहुत बहुत विधिवत स्वागत करता हूं। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जो आपने अचीवमेंट्स अपनी इस लाइफ में किए हैं, आप आने वाले टाइम में इसको मल्टीफोल्ड कीजिए। और जो लोग, आप जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जितना काम आपने किया है, आप उसको और 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना करें। और हम लोगों की आपके लिए बहुत ज्यादा वेल विशेस है। हम लोग चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में जैसे लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। मेरा अब मैं हरीश अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, द स्टेज इज यूअर्स, प्लीज आज का संबोधन शुरू कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले जो एफपीआरटी के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आप सबके साथ रूबरू होने का आज फिर मुझे एक बार मौका दिया है, तो इसके लिए उनका बारंबार शुक्रिया। मैं अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, कार्य कठिन है पर करने योग्य है। अगर करने योग्य है तभी हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। और जहां तक हमारे प्रोफेशन की बात है, ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जिसमें लोगों का हम भला कर रहे हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, आपको भी पहले कई बार कहा होगा, आज फिर कह रहा हूं कि हम काम को काम समझ के काम करें, ना कि पैसे के लिए काम करें। जहां तक पैसे की बात है वो मैंडेटरी है। अगर आप काम करोगे, जिस कंपनी के साथ भी काम करोगे, वो कंपनी आपका ब्रोकरेज, आपका कमीशन वो देगी। तो इसलिए अगर हम काम को काम समझ के काम करेंगे तो तभी हम कस्टमर का भला कर पाएंगे।
तो आज का जो हमारा विषय है, आज जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो डिसहार्टेड हो रहे हैं, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। तो इसका जो आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट इसका जो मैं समझता हूं कंक्लूजन जो है, आज LIC को बने 68-69 इयर्स हो चुके हैं, बावजूद इसमें कि हम लोगों में लाइफ इंश्योरेंस की अवेयरनेस क्रिएट कर पाते, शायद कहीं ना कहीं इसमें हमारे पार्ट पे भी कमी रही है कि हमने लोगों को सेक्शन 80C बेचा, हमने लोगों को ये बता करके पॉलिसियां सेल की कि देखो जी आपको मैच्योरिटी पे जाके ये मिलेगा। हमने उनको आम स्कीमों की तरह एक प्रॉफिट स्कीम बना के बेचने की कोशिश की। वो हमारी एक शॉर्ट टर्म गेम थी जिसको हम चलाते रहे। आज की तारीख में जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसीज की बात है, लोग इसी वजह से उसको म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो आज भी मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग लाइफ इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के मायने बना करके बेचें, बता करके बेचें, ताकि लोग इंश्योरेंस को इंश्योरेंस माइंडेड होकर लें, ताकि लोग आपके म्यूचुअल फंड के साथ उसकी अवेयरनेस कंपैरिजन जो है ना कर पाए। हम लोगों में इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करें कि लाइफ इंश्योरेंस के मायने क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। ये एक बहुत बड़ा और बड़ा टफ टास्क है जो हम सबको लेना पड़ेगा। जिसने इस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया है, वो इसको टास्क समझ के काम कर रहा है, वही पर्सन आज की डेट में सक्सेसफुल है। जहां तक बात रही लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, उसके लिए आप लोगों को नॉलेज की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, और एक सपना लेने की जरूरत है कि मुझे किस मुकाम पर पहुंचना है। अगर वो सपना आप लोगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। एक्टिविटी बढ़ेगी तो नेचुरली अंदर से आपके जो है बातें निकलेंगी। वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपके पास जो जो भी चीजें हैं वो आपको अपनानी पड़ेंगी। कई बार क्या होता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ करते हैं और करना भी पड़ता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिस काम को हम कर रहे हैं ये मुश्किल काम है, इसमें बहुत सारे दाव पेच लगाने पड़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जहां तक बात है, 100% अगर आप उसी चीज को फॉलो करते हुए करते हो तो शायद नहीं कर पाओगे। इसमें होता क्या है, वो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आटे में नमक में आटा डाल रहे हैं। देखो, अगर आप आटे में नमक डालोगे तो उससे आपका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर नमक में आटा डालोगे तो वो कड़वा हो जाएगा। तो हम लोग यही कर रहे हैं, अपना टाइम पास करने के लिए हम आटे में नमक डाल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों के साथ कि जो किसी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस है वो हमारे काम के लिए एक पावरफुल सोर्स है। भी अगर हम किसी काम को प्रोसेस में कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक पावरफुल सोर्स है, और जो हमारा पावरफुल सोर्स है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका काम 100% होगा। बट इवन देन आपको प्रोसेस के थ्रू ही चलना चाहिए, इसी में आपकी सक्सेस है। जो प्रोसेस है वो आपके सक्सेस का एक शानदार सोर्स है। आप उस प्रोसेस के थ्रू अगर काम करेंगे तो आप कभी भी अपने किसी क्लाइंट के साथ अहित नहीं करेंगे। जो भी करेंगे उस क्लाइंट के भले के लिए करेंगे। अगर आप कस्टमर के फायदे के लिए बात करते हो, कस्टमर के फायदे के लिए काम करते हो, तो आई थिंक आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते।
अब बात करते हैं कि वो काम करने का प्रोसेस क्या है, हम किस प्रोसेस के साथ काम करें। उसके लिए मैं कुछ आपको आइडियाज देना चाहता हूं, कुछ लोग अगर उसको नोट करना चाहते हैं तो वो करें। सबसे पहली बात यह है कि आप मैक्सिमम 1-to-1s करिए लोगों के साथ। मान लो आप 4 लोगों को दिन में मिलते थे, अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो बिजनेस 4 लोगों को मिलके आता था, आज अगर वो 6 लोगों को मिलने पे आ रहा है, 8 लोगों को मिलने पे आ रहा है, तो आपको उतने लोगों को मिलना पड़ेगा ताकि आपके काम में कोई कमी ना आए। मैक्सिमम लोगों के साथ 1-to-1 करिए, और जिन लोगों के साथ आप 1-to-1 करेंगे, उन लोगों से जो सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं आपके, सेटिस्फाइड कस्टमर हैं आपके, उन लोगों के से आप मैक्सिमम रेफरेंस लीजिए। ये नंबर 2 है कि आप अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट से मैक्सिमम रेफरेंस लीजिए। नंबर 3 क्या है कि ब्रांचेस में बहुत सारी अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है। जो लोगों ने क्लेम में पेपर सबमिट नहीं किए, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, कोई कैसे है कोई कैसे है, किसी को लेटर नहीं मिली, या लोगों की पॉलिसियां लैप्स थी, वो मैच्योर हो गई और लोग पेमेंट लेना भूल गए, एड्रेस चेंज हो चुका है। लोगों को अपनी ब्रांच से लिस्ट लेकर के लोगों को अप्रोच करें, वहां से आपको रोल बैक बिजनेस मिलेगा, उससे आपका नया क्लाइंटल बढ़ेगा। और रोल बैक बिजनेस एक पावरफुल टूल है हमारे बिजनेस के लिए। नंबर 4, लोगों के साथ 1-to-1 करने के लिए आप कस्टमर के पास भी जा सकते हैं, उसको अपने पास इनवाइट भी कर सकते हैं, या किसी कॉफी शॉप के ऊपर उसको इनवाइट करके, कॉमन प्लेस के ऊपर उसको कॉफी के लिए इनवाइट करें। वो किसी कॉफी ब्रांडेड अच्छे किसी कैफेटेरिया पर उसको इनवाइट करके वहां पर उसके साथ बातचीत करिए। इसके अलावा आप अपने टोटल जो आपके पास डाटा है आपका अपना, उसमें वो लोगों के नाम निकालिए जिन लोगों का नॉमिनेशन होने वाला है, यंगस्टर हैं, जो आपने बच्चों की 18 साल से पहले पॉलिसी की थी, आज वो 18 साल 19 साल 20 साल के हो चुके हैं। उन लोगों के पास जाइए नॉमिनेशन करवाने के लिए, उनसे बात करिए। इसी सिलसिले में आपकी उन लोगों के साथ मुलाकात होगी। नॉमिनेशन के अलावा जो बच्चे 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों का एक्सीडेंटल बेनिफिट जो है उसके लिए बात करें कि आपका इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं ऐड है, सो आप एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड करवाइए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होगा, जिन लोगों के एड्रेस शिफ्ट हो चुके हैं, उन लोगों के एड्रेस चेंज करने के लिए आप उन लोगों को अप्रोच करिए कि भाई आपका एड्रेस चेंज हुआ था लेकिन रिकॉर्ड में आज भी वही का वही है। उन लोगों को एड्रेस चेंज करने के लिए आप अप्रोच करें। इसके अलावा आपकी बहुत सारी पार्टीज ऐसी होंगी जिन्होंने लोन ले रखे हैं। वो जो पार्टियां लोन ले लेती हैं, बैंक में हर महीने वो ईएमआई देते हैं या बैंक ईएमआई काटता है। लोन की, बैंक के लोन की पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। जब वो एलआईसी से लोन ले लेता है तो वो उसको टेक इट गारंटीड ले लेता है कि ये तो भाई मेरा अपना ही पैसा था, मेरे घर आ गया, लेकिन उसको ये अवेयरनेस नहीं होती कि इसके ऊपर जो मैंने लोन लिया है उस लोन के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसे लोगों को अप्रोच करिए कि भाई आप भले ही मूल मत वापस दो, लेकिन इसका रेगुलर जो है इंटरेस्ट पे करते रहो, ताकि आपकी पॉलिसी ऐसा ना हो एक दिन जीरो हो जाए। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। और जहां तक इस बात की बात है कि जब आप लोगों के पास लोगों के लिए, लोगों के काम के लिए जब अप्रोच करोगे, दे विल अप्रिशिएट कि देखो जी इसने पूरा ध्यान रखा मेरी नॉमिनेशन का, मेरे एक्सीडेंटल बेनिफिट का, मेरे चेंज ऑफ एड्रेस का, या लोन मैंने लिया था, लोन का एंजॉय मैंने किया, यूज मैंने किया, बस उसके इंटरेस्ट का जो है
वो ध्यान ये रख रहा है। तो ये जो चीजें हैं आज के सिनेरियो में आपको हेल्पफुल होंगी। कारण ये है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन होने की वजह से जहां तक प्रीमियम पे करने की बात है या और छोटी मोटी सर्विसेज की बात है, वो सारी चीजें जो है आजकल कस्टमर अपने पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये हैं कि जो आज की लेटेस्ट टेक्निक है उसको यूज नहीं कर पा रहे। ऐसे लोग आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं। इस टूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हमें मैक्सिमम 1-to-1s करनी चाहिए, रोल बैक लिस्ट से काम करना चाहिए, लोगों के साथ कॉफी के लिए उनको इनवाइट करें, और इसके अलावा जो सर्विसिंग के लिए मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं उन चीजों का आप फॉलो अप कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि हर एडवाइजर के पास लैप्स पॉलिसीज का डाटा होता है, जो आपकी अपनी पॉलिसियां लैप्स हुई हैं। मैं एक चीज अक्सर कहता हूं कि जो पॉलिसी आपकी लैप्स हुई है वो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं हुई, आपका कस्टमर लैप्स हुआ है। आप पॉलिसी रिवाइव करने की बात मत करो, आप ये सोचो कि मैं कस्टमर को रिवाइव करने के लिए जा रहा हूं। आप अपनी पर्सनल लैब सेशन लिस्ट ब्रांच से लीजिए, या आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है अपने सॉफ्टवेयर से आप लैब्स पॉलिसीज की आज ही लिस्ट निकालो। उसमें ये देखो कि कौन कौन सी पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज को आप रिवाइव करें तो ये कस्टमर आपका रिवाइव हो जाएगा। और उसको रिवाइव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो किसी के पास पैसे कम है, उसको बोलो कि भाई मैं लोन कम रिवाइवल करवा देता हूँ, लोन कम रिवाइवल करवाइए। फिर कई बार क्या होता है किसी का बीच में अमाउंट कम है, उसका सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू हो गया, उसको लोन सर्वाइवल बेनिफिट के साथ उसको आप पॉलिसी को रिवाइव करवाइए, पार्ट पेमेंट पार्टी से लीजिए, और उसके बाद जो है बाकी के पैसे सर्वाइवल बेनिफिट में से उसको ऐड कर करके उसको रिवाइव करवाइए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, और जो आपको अपने कस्टमर को समझानी पड़ेगी कि जब आपका कस्टमर ज्यादा पैसे कमाता है, जिसको हम बोलते हैं वी मेक मनी मोर, वी नीड मनी मोर। जब हम पैसे ज्यादा कमाते हैं तो हमारी जो जरूरत है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। मान लो मेरे पास छोटी कार थी, मैंने बड़ी कार ले ली, छोटा घर था बड़ा कार ले लिया। हम खुद घर में काम करते थे, हम घर में नौकर रख के बैठ गए। हमारे बच्चे किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते थे, वो अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए। हमारा लेवल जो है वो अप हो गया, तो नेचुरली हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब उस टाइम पे जब हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, तो भगवान ना करे हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाए या काम हमारा कम हो जाए, तो उस टाइम पे जाकर के हमारी जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल होगी। ये चीज लोगों को बताने की जरूरत है कि इसका जो सब्स्टिट्यूट है, जो इसका सोल्यूशन है, दैट इज ओनली एंड ओनली लाइफ इंश्योरेंस। उसके लिए उनको अवेयरनेस दीजिए कि कल को अगर आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस के अलावा इमीडिएट पैसा आने का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज घर अगर लोन पे है वो सेल हो जाएगा, अगर कार लोन पे है वो चली जाएगी। तो ऐसे टाइम पे हमें जो है वो इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जब ऐसी चीजें आप कस्टमर के साथ डिस्कस करते हो तो आपका नॉलेज लेवल चेक होता है। अगर आपका नॉलेज लेवल चेक होता है, ये जो चीजें हैं ये आम एडवाइजर जो है, ये आम एडवाइजर के लेवल की बातें नहीं है, ना ही आम एडवाइजर ये सब चीजें करता है। आपको कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप एक साधारण एडवाइजर नहीं हो, आप उसके लिए स्पेशल हो, वो आपके लिए स्पेशल है, आप उसका समय समय पे ध्यान रखते हो।
मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत टाइम से एक कस्टमर से कोई काम नहीं आ रहा होता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारी नजर में वो छोटा कस्टमर है, बट वो छोटा कस्टमर कभी बहुत बड़ा रेफरेंस दे सकता है आपको। अगर जो लोग सभी चीजें करते हैं, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए बात करता था और आज वो आपसे नहीं कर रहा। हो सकता है वो किसी के पास म्यूचुअल फंड कर रहा हो, आपसे नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड करते हो। उसको जनरल इंश्योरेंस की जरूरत थी, वो जनरल इंश्योरेंस के लिए किसी और के पास चला गया। उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत थी, वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसी के पास चला गया। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था, डू मैक्सिमम 1-to-1। अगर आप 1-to-1 ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर रोज आपको उसमें रॉ मटेरियल चाहिए। जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है आपकी, वो आपका रॉ मटेरियल है। उसमें हर टाइप के लोगों को ऐड करिए, जिन लोगों से आप नहीं भी उम्मीद करते उन लोगों को भी ऐड करिए। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आज से 13-14 साल पहले मेरी एक शॉप में HDFC बैंक ने एटीएम लिया। जिस एजेंट के थ्रू मैंने वो एटीएम किराए पे दिया था, वो एक सरदार जी थे। तो उस पर्सन का नंबर, मोबाइल नंबर, डे 1 से लेकर के टिल टुडे उसका मोबाइल नंबर सेम है। उसका मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ। भले ही वो ये वाली लाइन छोड़ गया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ। ना ही उसने आज तक मेरे साथ कभी काम किया। एक बार उसने मेरे से हेल्थ इंश्योरेंस करवाई थी, 1-2 साल चली, उसके बाद बंद हो गई। एक उसने रेफरेंस दिया मेरे को अपनी सिस्टर का, उसकी सिस्टर की मेडिक्लेम पॉलिसी आज भी पिछले 7-8 साल से मेरे से चल रही है। कल मैं अपनी फोन बुक में देख रहा था तो उसका नाम आ गया। मैंने उसको नंबर मिला दिया। मैंने कहा पता नहीं नंबर उसका चल रहा है कि नहीं। उसका नंबर चल गया और उसके पास मेरा नंबर सेव नहीं था, बट इवन देन उसने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। तो जब मेरी उसके साथ बातचीत हुई तो मेरे को ये पता चला कि अब उसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी है। मैंने पूछा कौन से एरिया में रहते हो, उसने बताया कि मैं फला फला एरिया में रहता हूँ। उसके जहां वो रहता है, एंट्री पे मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट रहते हैं, वो उनको जानता है। उसने बता दिया कि उसका ये बिजनेस है। मैंने उसको बताया, वो बहुत बड़ा क्लाइंट है मेरा। तो उसको मैंने बताया कि ये मेरे क्लाइंट है। तो कहने लगा चलो बहुत अच्छी बात है, वो मुझे जानते हैं, मिलते रहते हैं। फिर उसके घर के आगे टर्न लेके एक मेरे और दोस्त हैं, मेरे कजन भी हैं, दोस्त भी हैं। तो उसके बारे में बताया। कहता मैं जानता नहीं हूं, पर मेरे को इतना पता है कोई बैंक में काम करने वाले एक यहाँ पे रहते हैं। मैं क्या, हाँ वो मेरा कजन है, और मेरा कजन से ज्यादा वो मेरा मित्र है। ठीक है ठीक है। कहता मैं जानता नहीं हूं, पर मुझे पता है कि यहाँ कोई बैंक वाला रहता है। तो मैंने कहा वो है। तो और ज्यादा वो क्लोजनेस हो गई। उसको पता चल गया कि मेरे एरिया में इनके 2 खास लोग रहते हैं। तो फिर मैंने उससे मिलने की बात की। तो उसने बोला कि सैटरडे को आपको मेरी कॉल आएगी, सैटरडे का टाइम फिक्स करेंगे तो हम मुलाकात करेंगे। सो आई मीन टू से, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जो भी पर्सन आपके पास किसी भी काम के लिए आ रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। भले ही आपके घर में कोई भी आ रहा है, किसी भी काम के लिए आ रहा है, प्लम्बर आ रहा है, राजमिस्त्री आ रहा है, कारपेंटर आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। किसी को भी आप मत छोड़िए। जो भी पर्सन, जो भी काम आप कर रहे हो, हर पर्सन, हर लेमैन की जरूरत हो। आप लोग हर लेमैन की जरूरत हो। जो आप काम करते हो,
जैसे ग्रोसरी स्टोर पर छोटे से लेके बड़े को जाना पड़ेगा, सिमिलरली आपकी जो लाइन है इस प्रोफेशन में, इस काम में हर आदमी की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ग्रोसरी स्टोर की जरूरत है वो भूख लगने पे अपने आप क्रिएट होती है। इसके लिए आपको उसको समझा करके भूख लगानी पड़ेगी कि भाई आपको ये सब चीजों की कब कब जरूरत पड़ने वाली है। जहां तक इस बात की बात है कि लोगों को पेंशन प्लान के लिए एडवाइस करिए। आपके पास आज की तारीख में जितने टाइप के पेंशन प्लान्स हैं उनके ऊपर वर्क करिए। आने वाला कल जो है टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ पेंशन प्लान का टाइम है। लोगों को आप पेंशन प्लान बेचिए। 771 नंबर टेबल हमारे पास है, जीवन उमंग है, इसके अलावा वन टाइम पेंशन प्लान्स हैं, और आप एंडोमेंट टाइप पॉलिसीज में अगर जीवन लाभ में उसको ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है तो उसमें सेटलमेंट ऑप्शन दीजिए उसको। मिनिमम 10 साल की 15 साल की सेटलमेंट ऑप्शन दीजिए। बड़े बड़े प्रीमियम बेचिए उसको। उसको बोलो कि 2.5 लाख से सीधा 12 लाख रुपए की रिटर्न हो गई। अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में बड़ी पॉलिसी में जाते हो तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक इसकी मैच्योरिटी होगी, जब तक इसकी सेटलमेंट ऑप्शन खत्म होगी, हो सकता है हमारी जो आईटीआर की लिमिट है वो 25 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, भगवान जाने कितनी हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के साथ रिलेट करती हैं। जितना आप नॉलेज ज्यादा गेन करोगे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे, उन 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 सब चीजों के साथ जो है आपको आने वाले कल में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अब मैं अपनी बात को धीरे धीरे समाप्ति की तरफ लेके जाता हूं। मैं एक मोटिवेशन बात करने वाला हूं कि अगर हम सफलता की बात करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सफलता का जो पहला नियम है वो ये है कि सफलता का विश्वास। अगर हम सफलता की बात करते हैं तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं भाई 100% सफल होऊंगा। दूसरी बात यह है कि जिंदगी में जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य को नहीं बदलें, आप रास्ते बदलिए। मान लो एक रास्ता उबड़ खाबड़ है, एक रास्ते में गड्ढे पड़े हुए हैं, आप वहां पे स्टक मत हो जाइए कि भाई मेरा तो लक्ष्य खराब हो गया, ये मेरा तो रास्ता ही बंद है। उसके बाद नेक्स्ट रास्ता ढूंढिए। वहां भी अगर कोई हडल्स हैं तो अगला रास्ता ढूंढिए, उसके बाद अगला रास्ता ढूंढिए। जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वो पहले से प्रिपेयर करके रखें कि अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा होगा तो क्या करना है। तो इन सब चीजों को अगर हम बिफोर टाइमली लेकर के चलेंगे तो आई थिंक आप अपने लक्ष्य से कभी भी भटकेंगे नहीं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर आदमी में एक यूनिक क्वालिटी है। जो सब बातें मैंने कही हैं ये सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली। कोई पर्सन उसको किसी तरीके से लेता है, कोई पर्सन उसको किसी तरीके से लेता है। जो मेरी क्वालिटी है वो मेरी है, जो आपकी क्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी है। इन सब चीजों को सुनने के बाद अगर आप कोई भी अपना कार्य करते हो, इस बात को ध्यान में रख करके करिएगा कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं इस काम को किस तरह से अंजाम दे सकता हूं। आप अपनी जो यूनिक क्वालिटी है उसको कभी मत छोड़िएगा। ये नहीं है कि मैंने आज आपसे बात की या किसी और स्पीकर ने कभी आपसे कुछ कहा, आज मेरी बात मान के आप काम कर रहे हो, कल दूसरे की बात को मान के आप काम कर रहे हो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी यूनिक क्वालिटी को कभी नहीं छोड़ना। उसमें इन सब चीजों को ऐड करिए। जैसे हम
किसी चीज का स्वाद बढ़ाने के लिए, मान लो हम कोई मीठी चीज बड़ा बना रहे हैं, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसमें केसर डालेंगे, मीठा कम करेंगे, बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, लेकिन उसका बेस तो नहीं बदल सकते ना, बेस तो वही रहेगा। सिमिलरली जो आपकी अपनी यूनिक क्वालिटी है उसको कभी मत छोड़िएगा। उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ये जो आइडियाज मैंने आपको दिए हैं, इन आइडियाज को ऐड ऑन करके उसका स्वाद बढ़ाइए, ना कि अपनी यूनिक क्वालिटी को छोड़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि आज जो सब बातें मैंने आपके साथ की हैं, आई होप कि इन सब चीजों से आप लोगों का फायदा होगा और इन सब चीजों से आप अपने काम को बढ़ा पाएंगे। अगर अपना अतुल जी चाहते हैं तो हम 2-4 लोगों के क्वेश्चन भी ले सकते हैं। यस सर, मैं बस आपसे पहले अभी क्वेश्चन लेने से पहले एक दो चीजें मेरे जहन में चल रही हैं जो मैं आपसे एक बारी डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस उससे शायद हमारे इस मंच का भी सब लोगों को का फायदा होगा। मैं जैसे देख रहा हूँ कि सर थोड़ा सा ना, जब से 31 मार्च 2023 के बाद चाहे बेशक हमारे माइंडसेट में डिफरेंस आया, चाहे बेशक इनकम टैक्स की रूलिंग्स चेंज हुई, चाहे बेशक ये जो कुछ भी हुआ कि 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम से टैक्सेबल होने की जो बात आई, हमने सब लोगों ने अपने आप को रिजल्ट करके कुछ बड़े टिकट्स पे काम नहीं हो पाया। और ये बड़े टिकट्स पे काम ये हमारा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हैं और उस प्लेटफॉर्म्स पे हम लोगों से मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस के कॉर्पोरेशन के काम की जो बात होती है तो ये आता है कि अभी थोड़ा सा काम उस तरीके से कम है। उन सब कमियों के बावजूद आपने उन्हीं हालातों के अंदर एलीट क्लब के 16 लोगों में एंट्री पाई है। सर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आपसे कि आपने ऐसा क्या किया कि क्योंकि जो यदि आज जो सरकमस्टांसेस थे वो 16 लाख के 16 लाख 14 लाख 15 लाख 16 लाख जो भी हमारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जितने भी हैं उनके साथ सबके साथ सेम थे। उसके बावजूद ऐसा आपने कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि आप उन पहले 16 के अंदर, हिंदुस्तान के पहले 16 लोगों में आपका नाम आ गया और आप कंसिस्टेंसी, और ये खाली एक बार आना नहीं बात होती, आप उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं जहां पे आज लोगों को। अभी मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने पहली बार ऐसा किया है कि जो क्लब मेंबर्स को एक कंसेशन दिया है कि जिन लोगों ने अपना क्लब मेंबरशिप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंप्लीट नहीं कर पाए, उन लोगों को कहा है कि भाई आप 25-26 में जो भी आप करेंगे, जितना आपका बैलेंस 24-25 का वो कर लीजिए और 25-26 का जो टारगेट है वो पूरा कर लीजिए, हम आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू करेंगे। ये भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत बड़ा एक कंफर्ट है एडवाइजर को, एडवाइजर्स के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट है कि उनको उन्होंने उनकी मेहनत को समझा। क्योंकि एक बार यदि जैसे मैं कॉर्पोरेट क्लब हूँ, मेरा लास्ट ईयर नहीं हो पाया, मतलब मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, बट अब जैसे ये सर्कुलर आया तो उसके अंदर मेरे अंदर करंट आया और मुझे लगा कि मुझे काम और अच्छे से करना है। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा अभी हम, एक तो आप क्या कर रहे हैं ये, और दूसरा हमें आपने ये आइडियाज तो दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे आप रिटायरमेंट में आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके बात कर रहे हैं, या कि कौन सी ऐसी चीज बात कर रहे हैं जो क्लाइंट आपकी बात सुन रहा है और हम लोगों की बात नहीं सुन रहा? अतुल जी ऐसे है, मैंने जितने भी सवाल आपने किए हैं इनमें कुछ बातों का मेरे आज के सेशन में जवाब था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने प्रीमियम हमने दिया होता है LIC को, उस प्रीमियम के ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। अगर हम सेटलमेंट ऑप्शन में जाते हैं तो वो सेटलमेंट ऑप्शन में उसको हम डेफर कर लेते हैं। लमसम अमाउंट जब तक हमारी जो अमाउंट है, पे की हुई अमाउंट है, उसके ऊपर हमें जब तक पैसे वापस आते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना जी। चाहे वो जीवन उमंग है, चाहे जीवन उत्सव है, या सेटलमेंट ऑप्शन है, इन तीनों केसेस में पेड अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो जब तक वो अमाउंट खत्म नहीं होती उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो 10 साल में खत्म हो चाहे 8 साल में हो, उसको हमने डेफर कर दिया, आगे बढ़ा दिया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने बताया कि 2.5 लाख से बढ़कर के
आज वो लिमिट 12 लाख हो गई है, तो आने वाले कल में और भी बढ़ सकती है। और आप देखोगे कि ये लिमिट डेफिनेटली और बढ़ेगी, बिकॉज कि सरकार भी चाहती है कि लोग अपनी पक्के की इनकम को ज्यादा जनरेट करें और उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़नी चाहिए। कभी ऐसी सोच होती थी सरकारों की कि सरकारें ये चाहती थी कि अगर हमने लिमिट बढ़ा दी हमारा इनकम टैक्स कम हो जाएगा। तो यहाँ ये सरकार कहती है कि अगर इनकम टैक्स भी कम नहीं होगा, क्योंकि टैक्स पेयर बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, और अगर लोगों को एनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भरेंगे, कमाई बढ़ाएंगे, तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि मान लो इनकम टैक्स की बढ़ोतरी नहीं भी होती तो वो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ गई, सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा जीएसटी आएगा, अल्टीमेटली सरकार के रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे। जहां तक इस बात की बात है, बड़े प्रीमियम की बात है, उस अमाउंट को आप डेफर करिए, जिससे वो पार्टी एनकरेज होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम देगी। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें आज के सिनेरियो में लोगों को ये बताना है, मेरी आज के सेशन में ये बात थी, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस के मायने बताइए। और इसके अलावा लोगों को आप डिफरेंस बताइए टर्म प्लान का और एंडाउमेंट पॉलिसी का। आपको अतुल जी याद होगा अपना अपना क्या बोलते हैं जिनके पास हम सेशन करते थे, मैं नाम भूल गया, सॉरी। गोपीनाथ सर, गोपीनाथ सर, गोपीनाथ जी। गोपीनाथ सर, गोपीनाथ जी ने एक बार ना आपको बड़े अच्छे तरीके से हम सबको बताया था, एंडोमेंट पॉलिसी और टर्म प्लान, एक किराए का मकान, एक अपनी ईएमआई के साथ मकान। आपको याद है या मैं रिपीट कर दूं? नहीं नहीं मुझे याद है, लेकिन आप लोगों के लिए रिपीट कर दीजिए। उन्होंने तो गोपीनाथ सर को नहीं सुना, हम और आप तो गोपीनाथ सर के स्टूडेंट हाँ, रहे हैं। गोपीनाथ जी ने एक बार एंडोमेंट पॉलिसी और टर्म प्लान को डिफरेंशिएट करके एक्सप्लेन करके बोला था कि आप लोगों को ये कहिए कि टर्म प्लान बुरा नहीं है, टर्म प्लान भी लीजिए, हम टर्म प्लान को डिस्करेज नहीं करते, लेकिन जो एंडोमेंट पॉलिसी और टर्म प्लान का मतलब ये है कि जहां तक टर्म प्लान की बात है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक उसका हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बाद जो है टर्म प्लान जो है वो उसकी फैमिली का हो जाएगा। यानी कि वो एक किराए के मकान वाली बात है कि आप एक किराए के मकान में रहते थे, आप चले गए, उसका जो मकान था आपके जाने के बाद लैंडलॉर्ड अपना मकान लेके चला गया। जहां तक एंडोमेंट पॉलिसी की बात है, एंडोमेंट पॉलिसी जो है आपकी अपने मकान के जैसी है कि आपका अपना मकान है और आप उसकी ईएमआई भर रहे हो, जिसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर आप उसको कैरी करते हो, अगर आपकी ईएमआई खत्म हो गई तो आप जो है उस पॉलिसी को अपने मकान की तरह एंजॉय करोगे, उसकी मैच्योरिटी आएगी। अगर आप नहीं रहोगे तो वो जो है वो फैमिली को मिल जाएगा। यानी कि वो आपका अपना मकान है ईएमआई की तरह, कि आप उसकी ईएमआई भर रहे हो जो उसका प्रीमियम है, देन उसके बाद वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोमेंट पॉलिसी एंड टर्म प्लान। इसके अलावा आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने पता नहीं इस एफपीआरटी के मंच पे कभी कहा कि नहीं कहा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट लोग बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं। प्रॉपर्टी को सेविंग बोलते हैं लोग, गोल्ड को सेविंग बोलते हैं, म्यूचुअल फंड को सेविंग बोलते हैं, इसके अलावा बैंक एफडी को भी लोग सेविंग बोलते हैं। मैं कभी भी इन चार इंस्ट्रूमेंट को सेविंग नहीं मानता। इसलिए सेविंग नहीं मानता कि जिस अमाउंट को आप जब चाहो यूज कर लो, दैट इज नॉट योर सेविंग। सेविंग वो होती है जो आपको चाहने पर ना मिले, आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम पे जाकर के आपको उस पैसे का फायदा हो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में दो ही इंस्ट्रूमेंट हैं, वो है पीपीएफ अकाउंट
एंड लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसी। मुझे इसके अलावा, दो इंस्ट्रूमेंट के अलावा मुझे कोई सेविंग प्रोडक्ट नजर नहीं आता इंडिया में। अगर आपके पास है तो आप में से कोई भी पर्सन मुझे बताइए, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी कि वो तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये लोगों को बताइए कि ये सारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग कभी नहीं हो सकती, हमेशा सेविंग ही लाइफ लॉन्ग होगी। जो चीज को आप टच नहीं कर पाओगे वही आपकी सेविंग है। जिस चीज को जब चाहा निकाल लिया, जब चाहा यूज कर लिया, दैट इज नॉट योर सेविंग। प्लॉट जब मर्जी बेच लो, गोल्ड जब मर्जी बेच लो, म्यूचुअल फंड से जब मर्जी बाहर निकल जाओ, बैंक एफडी जब मर्जी तोड़वा लो, लेकिन ना आप पीपीएफ अकाउंट ले सकते हो, ना आप एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हो। एंडोमेंट पॉलिसी को अगर तोड़ोगे तो आपका लॉस होगा, आपका इंश्योरेंस खत्म होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग इन दो चीजों को नहीं छेड़ते, तो इसलिए ये सेविंग प्रोडक्ट है। जहां तक आपकी बात रही, जो आपने अभी कहा कि लोगों की क्लब मेंबरशिप में जो कमी रह गई थी, वो सारी चीजें जो हैं वो एलआईसी ने उसमें रिलैक्सेशन दे दी। मैं एक बात कहूं मेरे साथियों, कभी इस बात का बुरा मत मानना कि जो मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूं वो वर्ड जो है वो शायद किसी को पसंद ना आए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बंदा किसी के लिए कुछ हेल्प कर देता है तो वो एक तरह से एहसान होता है। वो जिस बंदे के फायदे के लिए काम किया जाता है वो पर्सन तर्स का पात्र होता है। क्या आप सभी लोग तर्स के पात्र हो? आपके ऊपर तरस किया जाना चाहिए। क्या हम मतलब इस बात के लिए तरस के पात्र हैं? हमारे ऊपर कोई तरस खाए कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके, तो हम, इसका मतलब ये हम कमजोर कड़ी हुए ना, तभी एलआईसी ने रिलैक्सेशन दी। एलआईसी ने रिलैक्सेशन तो सभी के लिए दी है, उनके लिए भी दी है जिन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। तो सो कहने का अभिप्राय ये है, हमें तरस का पात्र नहीं बनना, हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं। एलआईसी ने अगर हमें रिलैक्सेशन दी है तो ये एलआईसी का धन्यवाद है, उसके लिए एलआईसी का शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन हमें अपने ऊपर मनन भी करना चाहिए कि क्या हम लोग तरस के पात्र थे जो हमें तरस करने। एलआईसी ने हमारे ऊपर तरस खा करके हमारे आगे के लिए वो हमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इस साल ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें तरस का पात्र नहीं बनना, हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं। तो आई थिंक कि जो दो तीन सवाल थे मेरे ख्याल में उसमें कवर हो गए होंगे। अगर अतुल जी मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज कुछ काफी सारी चीजें मेरी भी कुछ क्लियर हुई हैं जो मैं कहीं से मिस कर रहा था। जो आपने मुझे आज जो भी अपने सेविंग की बात बताई, सेविंग इंस्ट्रूमेंट की जो बात बताई, वो मतलब जबरदस्त है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। हम बोलते तो, हम गोपीनाथ सर के स्टूडेंट हैं, हम बोलते तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आज आपने बताया कि सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही दो है, तो ये एक नई बात है मेरे लिए। हो सकता है आपने कई प्लेटफॉर्म्स में पहले बोली हो, बट मुझे लगा कि मैंने आज पहली बार सुनी है ये बात। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर पहली बार ये समझ के चला है कि भाई बाकी सब जहां पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो वो पैसा आपकी सेविंग हो ही नहीं सकती। वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। सेविंग आपकी पर्पस बेस्ड होती है, और पर्पस बेस्ड सेविंग उस पर्पस पर्टिकुलर टाइम पे ही वापस मिलती है, जिस टाइम पे आपने लेने के टाइम पे डिसाइड किया था। मैं एक डिजिटल हैंड विनोद गोयल जी का, हमारे सब सीनियर एडवाइजर हैं, उनका मैं डिजिटल हैंड देख रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा राजेश राठौर जी यदि है, या विनोद सर, आप अपने आप ही अनम्यूट करके अपने आप को आज अपना क्वेश्चन रेज कीजिए प्लीज। जी नमस्कार अरोड़ा जी। मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ आपकी आज की विवेचना से, परंतु एक दो चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक तो जीवन उमंग के बारे में थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन है कि जीवन उमंग की जब से नया प्लान आया है उसमें जो सरेंडर वैल्यू का पार्ट है वो वो खत्म कर दिया जो पहले था। तो उसकी वजह से बड़ा ये कंफ्यूजन है कि हम लोगों को जैसे बताते थे कि भाई ये दोनों बेनिफिट है, इसमें आपका कभी भी चाहो तो पैसा भी अच्छा मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। तो आज की स्थिति में, आज के प्लान उसमें जीवन उमंग जो है उसमें हम लोगों को कैसे क्या एडवाइस करें ताकि हम उनको अच्छे से समझा के बेच सकें। दैट इज द ओनली क्वेश्चन। गोल सर ऐसे है, जो सरेंडर वैल्यू है वो तो आज भी दिखाता है, सॉफ्टवेयर तो दिखाता है, परंतु वैल्यू बहुत कम आ रही है उसमें अब, हाँ उसकी वैल्यू में फर्क पड़ा है। और बहुत देखो कम। बात पता है क्या है, सुनिए मेरी बात, जो वैल्यू पहले आती थी वो वैल्यू गलत होती थी। सॉफ्टवेयर में कह लो या जैसे भी कह लो, वो वैल्यू गलत होती थी। आज भी जो वैल्यू आ रही है हो सकता है वो वैल्यू भी गलत हो, बट
कम होके आई है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि कभी पार्टी उसको सरेंडर कराती है तो हमें ज्यादा बात ना सुननी पड़े या पार्टी को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि उमंग के साथ एलआईसी ने जीवन उत्सव प्लान दिया है। जीवन जी उत्सव प्लान जो है बहुत अच्छा प्लान है, उसमें हर चीज गारंटीड है। तो क्यों नहीं आपको जीवन उमंग सेल करनी चाहिए। जहां तक जीवन उत्सव की बात, जीवन उत्सव क्यों ना सेल करनी चाहिए। जहां तक जीवन उमंग की बात है या जीवन उत्सव की बात है, अगर किसी को हर साल पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उसको फ्लेक्सी ऑप्शन के साथ बेचिए। आपने अगर फ्लेक्सी ऑप्शन पे काम नहीं किया तो आज उसके ऊपर काम करो, घर में बैठ के एक प्लान बना के उसके ऊपर वर्कआउट करो कि फ्लेक्सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर है या नॉर्मल ऑप्शन जो है हर साल लेने वाली ऑप्शन बेटर है। देखो एक बात बड़ी क्लियर है कि आज अगर आप किसी को 16 साल की टर्म बेच रहे हो तो 16 साल के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5.5% ब्याज नहीं रहेगा। गोयल साहब एक चीज आप ध्यान में रख के चलो कि अगर मोदी जी को 240 सीटें ना मिली होती, पूर्ण बहुमत मिला होता, तो देश में और बहुत कुछ बदल चुका होता। ये हम लोगों की त्रासदी है कि हम लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ये विद ड्यू रिगार्ड्स मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला होता तो आज सिनेरियो डिफरेंट होता। तो चलो ठीक है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कोई ये 12 साल की बात नहीं है, ये 5 साल की बात होती है। 1 साल निकल गया, 4 साल आप लोगों के पास फिर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये देश बहुत तरक्की करेगा अगर हम सरकार को पूर्ण बहुमत देते रहे तो आने वाले 16 साल के बाद 5.5% ब्याज नहीं रहेगा। अगर फ्लेक्सी ऑप्शन कोई ऑप्ट करता है तो 5.5% ब्याज, कंपाउंड ब्याज उसमें गारंटीड है। तो जीवन उमंग अगर आपको कहीं खराब नजर आ रहा है या कम नजर आ रहा है तो आप जीवन उत्सव बेचिए या बाकी बाकी प्लान्स में आप सेटलमेंट ऑप्शन दीजिए, जी उस पर भी जीवन 5.5% ब्याज है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने जीवन उत्सव का कल किसी को प्रेजेंटेशन दिया था तो उनको बहुत पसंद आया, वो वाला फ्लैक्सी के साथ ही दिया था। पर एक दिमाग में बात यह आई कि जब उनको लेना होगा पैसा तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी एलआईसी के पास। जैसे उनको 2-3 साल के बाद एक 75% अमाउंट लेना है तो दैट विल नॉट बी ऑटोमेटिक, ही हैज टू अप्लाई फॉर दैट। नहीं नहीं, देखो एक बात है, जब फ्लेक्सी ऑप्शन ले ली तो ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकती, वो तो रिक्वेस्ट तो डालनी पड़ेगी ना। जहां तक इस बात की बात है कि उसको ब्रांच में जाना पड़ेगा, एडवाइजर को बोलना पड़ेगा, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप एक चीज देखो, एलआईसी कितनी एडवांसमेंट लेके आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब उसको पैसे लेने होंगे उसको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी? वो सब चीजें खत्म हो चुकी है और आने वाले सालों में और खत्म होने वाली है। तो उसको आई डोंट थिंक के पेमेंट लेने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम होगी। ये सिंपल एक मेल भेज करके ही उसका काम होने वाला है। तो ये कोई समस्या नहीं है, उसको पेमेंट लेने की एलआईसी से कभी समस्या नहीं आएगी। वो तो और बहुत आपने इजी प्रोसेस होगा। बारे में भाई बहुत एक अच्छा। बार उसमें नेफ्ट रजिस्टर्ड करवानी होगी, देन उसके बाद उसकी कोई समस्या ही नहीं है जी। बाकी मोदी जी से एक इंस्पिरेशन जरूर मिला, मोटिवेशन के उन्होंने एक टारगेट रखा 400 का। अगर वो टारगेट नहीं रखते तो शायद 240 नहीं आती। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक टारगेट का बड़ा बेनिफिट है, जैसे आपने ही बताया था, लक्ष्य निर्धारित हो और रास्ते से ना भटके तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मोदी जी, आई एम नो थैंक यू डाउट। सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे पास अभी टाइम की थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन है, जो हम अपने एफपीआरटी का जो एक तरीका है कि हम टाइम से शुरू करते हैं और टाइम पे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं देख रहा था टिकवानी जी का हाथ बहुत, डिजिटल हैंड बहुत देर से खड़ा है और थोड़ी लंबी, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक ब्रीफ में छोटे से अपनी बात करिए। जो जो आपका क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि अरोड़ा सर से जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जरूर पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करके आज का ये क्वेश्चन पूछिए। और ये लास्ट होगा सर, मेरी रिक्वेस्ट है, हम जब भी मौका मिलेगा, जब भी हमें हरीश अरोड़ा सर दोबारा से मौका देंगे, हम आपको जरूर आपके साथ रूबरू करेंगे। लेकिन आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर अरोड़ा सर से मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेच्योरिटी पे जो बता रहे हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन पे जो है ना डेफरमेंट करना है उसको,
तो जैसे 5 लाख की लिमिट आजकल आ गई है कि भाई 5 लाख से ज्यादा मेच्योरिटी जो टैक्सेबल है, तो 5 लाख से ज्यादा का अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसको डिफरमेंट में लेके उसको क्या टैक्स फ्री लिया जा सकता है? सर मैंने सारी बात एक्सप्लेन कर दी, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। ये सारी बात तो दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन हो चुकी है। सर जो अभी ऐसा है उसकी कि पेड अमाउंट है, सर जो हाँ। उसकी पेड अमाउंट है, मान लो उसने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, 1 करोड़ की पॉलिसी में पार्टी ने 1 करोड़ रुपया दिया या जो भी दिया, जब नहीं तक सर, वो अमाउंट खत्म। एंडोमेंट प्लान है, उसको 5 लाख से ज्यादा की प्रीमियम अपन कर रहे हैं प्रपोज जो है ना, प्रीमियम 6 लाख 7 लाख रुपए प्रीमियम प्रपोज कर रहे हैं ईयरली। आप 1 करोड़ रुपया ले लो जी उससे, चाहे भले ही 1 करोड़ रुपया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जो उसने पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है जितने सालों में भी, जब उसकी सेटलमेंट ऑप्शन शुरू होगी, सबसे पहले जितने साल उसकी सेटलमेंट ऑप्शन में उसके पैसे जाएंगे वो उस पार्टी को वापस जाएंगे। और जितने पैसे उसने पे किए, जब तक वो पेड अमाउंट खत्म नहीं होती तो सेटलमेंट ऑप्शन के ऊपर उसको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में जाएगी। जो उसका टैक्स लगेगा वो भी इंस्टॉलमेंट्स में ही लगेगा। मान लो उसको 25 लाख रुपया साल का मिल रहा है तो 25 लाख के ऊपर ही टैक्स लगना है। जो उसका टैक्स स्लैब माइनस करके उसको टैक्स लगना है। मान लो वो 25 लाख ले रहा है, इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख पे ही रह जाता है तो उसको टैक्स 13 लाख के ऊपर लगेगा। सेटलमेंट ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है, और मैंने बड़ा एक्सप्लेन करके बताया है इसको सर। ठीक ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, बाकी थैंक यू बाकी थैंक आप यू सो अपने मच। किसी कलीग के साथ, अतुल जी के साथ, बाद में ये मीटिंग के बाद आप अतुल जी के साथ और डिस्कस कर सकते हो। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी देखो, मेरे से जब बात भी कर लो। आपको आप मेरे जब भी मेरे आपको कॉन्टेक्ट से मेरे को कांटेक्ट करके मेरे से सर बात कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके ओके, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब हम आज और इससे ज्यादा शेयरिंग नहीं ले पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज का जो सेशन है, आज एक लाइफ इंश्योरेंस के एक बहुत बड़ी शख्सियत को हम यदि आज लेके आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका वोट ऑफ थैंक के लिए जनरल इंश्योरेंस की बहुत बड़ी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करना के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि अभिषेक राम गोयल जी भी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, जो हरीश जी के बहुत परम मित्र हैं। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में उनके साथ उन्होंने एमडीआरटीसी की मीटिंग अटेंड करी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अभिषेक गोयल को बोलता हूँ कि वो हरीश जी का वोट ऑफ थैंक्स दें एफपीआरटी के बेहद पे। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हरीश अरोड़ा जी को नमस्कार। और हरीश अरोड़ा जी ने जितनी भी आज बातें बताई हैं, और मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा कि 2013 के अंदर जब मेरा पहली बार यूएसए जाने का प्रोग्राम बना था, तब हरीश जी मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। मैंने हरीश जी का नाम सुना था कि भाई लुधियाना से एक आदमी है जो जा रहा है, जिसको पूरी नॉलेज है, जो सारा टूर मैनेज करता है, सबकी हेल्प करता है। मैंने हरीश जी से कांटेक्ट करा तो बिना किसी सोर्स के, बिना किसी रेफरेंस के इन्होंने मेरा सपोर्ट करा, मेरी सब टिकटें बुक कराई, मेरे को 15 दिन अपने साथ रखा, सारा होटल अरेंजमेंट करा, ऐसी ऐसी जगह ले गए मुझे यूएसए में जिनका नाम मैंने इंडिया में सुना नहीं था। ये हमें फ्लोरिडा ले गए, मियामी ले गए, क्रूज पे बहामास ले गए, न्यूयॉर्क लेकर आए, टाइम स्क्वायर पे स्टेट्समैन टावर के पास, बिल्कुल एकदम प्राइम ऑफ द लोकेशन पे उन्होंने 4 दिन हमें स्टे कराया। तो ये बहुत ही नाइस, बहुत ही काइंड और बहुत ही हीरा आदमी है, जो भगवान की कृपा से मुझे 2013 में ही मिल गए थे। और आज हरीश अरोड़ा जी ने जितनी भी आज बातें बताई हैं, मैंने उसमें से काफ़ी पॉइंट उसमें नोट करे। सबसे अच्छी बात 1-to-1 वाली मुझे लगी कि जितना ज़्यादा हम मिलेंगे उतना ज़्यादा ही हम अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर पाएंगे, और छोटा क्लाइंट भी एक बड़ा रेफरेंस दे सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा प्रैक्टिकली हम सबके साथ होता भी है। और जितने भी, और जो हरीश अरोड़ा जी ने जो बात बताई, वो गलती मैं बहुत जगह कर रहा हूँ कि जिस क्लाइंट को हम गाड़ी दे रहे हैं, मेडिक्लेम दे रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे कि उसको टर्म भी दे सकते हैं, या जिसको एलआईसी दे रहे हैं उसकी फैक्ट्री का भी कर सकते हैं। तो अपने क्लाइंट के साथ हमें सारे अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना है। और मेरी अतुल भाई से रिक्वेस्ट है कि 1 साल के अंदर हरीश अरोड़ा जी की 4 मीटिंग हमें चाहिए ही चाहिए। हमें एलआईसी में सबको ऐसा रखना है, तो प्लीज़ किसी भी तरीके से इनसे टाइम लेकर हर क्वार्टर में एक प्रेजेंटेशन हमें हरीश अरोड़ा जी की चाहिए, और हरीश अरोड़ा जी देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। मैं बिल्कुल ये बात हमेशा से मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि एफपीआरटी में जितने भी स्पीकर्स आते हैं, और जब जब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हमें किसी की तरफ से भी कभी वो हमेशा उन्हें सपोर्ट मिलता है। हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है कि एफपीआरटी के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं। मैं हरीश अरोड़ा जी का एफपीआरटी के मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ तो 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट कर दीजिए, मैं सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ जाएंगे। अतुल जी, एक चीज मैं अभिषेक जी को बताना चाहता हूँ कि अभी 22 जून से लेकर के 26 जून तक मियामी में मीटिंग थी, और 2013 में जब हम सभी लोग इकट्ठे गए थे, तो उसके बाद 2013 के बाद इस बार मैं फर्स्ट मतलब 12 साल के बाद फिर मियामी गया हूँ, और मियामी में जाकर के इस बार मैं पूरी फैमिली के साथ था, और हम लोगों ने बहामास में जो है क्रूज लिया, वही नॉर्वेजियन क्रूज लिया, हम लोग बहामास गए, और बहामास के जो टूर में मैंने सभी को मिस किया, सभी को बार बार याद किया। वाह जी वाह, ग्रेट हरीश जी, बहुत बढ़िया। हरीश जी बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा आज का आपका, बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। अभिषेक जी आप कह रहे हैं क्वार्टरली, मैं कह रहा हूँ रोज है ना, हमारे को मोटिवेशन मिलता है हरीश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन।